हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की सोच चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ 8 चांदी का जूता अच्छी तरह से पढ़ लिया था। उसका एक्सप्लेनेशन हमने 2 भागों में खूब अच्छी तरह से समझ लिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने पीछे का अभ्यास किया, जिसमें हम लोगों ने मौखिक प्रश्न, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न किए, लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों कर लिए थे, और उसके बाद व्याकरण भी कर लिया है ना, व्याकरण बोध भी हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पाठ में से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि अब आप लोग क्लास 8 में हैं तो आपकी बीच बीच से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। पीछे वाले तो क्वेश्चंस मैम क्लास में कम देती है एग्जाम में, और बीच बीच से क्वेश्चंस निकाल के देती है। तो मैंने पूरे पार्ट में से ढूंढ के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले हैं। जितना आपको कंफर्टेबल हो उतने क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, और वैसे अगर आप एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आंसर्स वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलिए, है ना, पहला देखिए प्रश्न है, लेखक किसके घर गए थे। ठीक है, हम लोगों ने जब पाठ का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे तो पहले ही लाइन में ये चीज़ बताई गई थी कि लेखक अपने वकील मित्र शिवराम के घर गए थे। ओके, दूसरा प्रश्न देखिए, वर्षगांठ के भोज में लेखक को कौन मिला और उन्हें कैसा लगा। तो वर्षगांठ के भोज में लेखक को वेंकटेश्वर राव मिले। हाँ, जो उनके कॉलेज के दोस्त थे ना, वेंकटेश्वर राव, वो मिले। उन्हें देखकर लेखक बहुत खुश हुए और उनकी बाँछें खिल गईं। बाँछें खिलना मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठीक है, अगला देखिए, दूसरे दिन लेखक को नाश्ते के लिए किसने बुलाया। तो दूसरे दिन लेखक को उनके मित्र वेंकटेश्वर राव ने नाश्ते के लिए बुलाया। प्रश्न 4 देखिए, वेंकटेश्वर राव ने लेखक का स्वागत कैसे किया। तो इसका उत्तर है, वेंकटेश्वर राव बाथरूम से सर पोंछते हुए सीधे बैठक में आए, पंखा चलाया, अखबार हाथ में थमाया और कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चले गए। ठीक है, कौन सा अखबार थमाया था बच्चों, ब्लिट्स अखबार। हम लोगों ने देखा था ना, पहले क्वेश्चंस में भी देखा था और एक्सप्लेनेशन में भी देखा था। ब्लिट्स अखबार उन्होंने उनको थमाया और वो वापस अपने कपड़े वपड़े पहनने ढंग से चले गए। अगला प्रश्न 5 देखिए, बैठक को देखकर लेखक को कैसा लगा। बैठक को देखकर लेखक को लगा मानो वह फिल्मी शूटिंग के लिए तैयार किया गया सेट हो, है ना, यानी कि वो बहुत सुंदर लग रहा था ड्राइंग रूम। अगला प्रश्न देखिए, चांदी का जूता पाठ में किस सामाजिक समस्या पर व्यंग किया गया है। ठीक है, चांदी का जूता पाठ में दहेज रूपी सामाजिक समस्या पर व्यंग किया गया है। दहेज क्या होता है, कैसी सामाजिक समस्या होती है, इसके बारे में हम लोग ने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, कन्फ्यूशियस के अनुसार हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, कन्फ्यूशियस के अनुसार जिससे आप स्वयं पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। ठीक है, जो काम आपको अपने लिए पसंद नहीं है उससे आप दूसरों से नहीं उम्मीद करनी चाहिए, उसे नहीं थोपना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न 8 देखिए, लेखक ने वेंकटेश्वर राव के घर के किस पालतू जानवर का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने वेंकटेश्वर राव के घर के विलायती और कीमती अल्सेशियन सोनी नामक पालतू कुत्ते का वर्णन किया है ना। अल्सेशियन डॉग था वो, और उसका नाम सोनी था, और वो एक मादा डॉग थी। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न 9 देखिए, लेखक को वेंकटेश्वर राव के बारे में क्या याद आया। तो इसका उत्तर, लेखक को याद आया कि वेंकटेश्वर राव जब हॉस्टल में रहता था तो बहुत लापरवाह था और अपनी चीज़ें अस्त व्यस्त रखता था, कुछ भी संभाल के नहीं रखता था। प्रश्न 10 देखिए, लेखक ने वेंकटेश्वर राव से हॉस्टल में क्या कहा था, है ना, जब वो लोग हॉस्टल में रहते थे कॉलेज टाइम में, तब उन्होंने क्या कहा था। तो लेखक ने वेंकटेश्वर राव से कहा था कि यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी, क्योंकि वो इतना अस्त व्यस्त रहता था। तो लेखक ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर उसका तो कुछ असर ही नहीं होता था उस पर। तो आखिर में उन्होंने हार के कहा कि यार
तुम्हें बदलना बहुत मुश्किल है और शायद तुम्हारी घरवाली ही तुम्हें बदल सकेगी। ठीक है बच्चों। प्रश्न 11 देखिए, रमा ने लेखक का स्वागत कैसे किया? रमा कौन थी? वेंकटेश्वर राव की पत्नी थी। रमा ने हाथ जोड़कर और हंसमुख होकर लेखक का स्वागत किया। ठीक है, इससे ये भी पता लगता है कि रमा का स्वभाव बहुत हंसमुख था। प्रश्न 12 देखिए, रमा ने लेखक से क्या पूछा? इसका उत्तर है, रमा ने लेखक से पूछा कि आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतज़ार किया। इस तरह से उन्होंने उनसे प्रश्न किया। फिर लेखक ने रमा को क्या जवाब दिया? लेखक ने रमा को जवाब दिया कि उन्हें शादी का निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए वो नहीं आए। फिर प्रश्न 14 देखिए, फिर रमा ने लेखक को क्या बताया? तो रमा ने लेखक को बताया कि उन्होंने तो पहली किश्त में ही कार्ड उनके नाम पोस्ट कर दिया था। प्रश्न 15 देखिए, लेखक ने रमा को किस बात पर दोषी ठहराया? तो अब लेखक ने क्या कहा था उनसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो निमंत्रण पत्र नहीं दिया, ऊपर से शिकायत कर रही हो कि शादी में नहीं आए, है ना। तो लेखक ने रमा को निमंत्रण पत्र ना मिलने के बावजूद दोषारोपण करने पर दोषी ठहराया। अगला प्रश्न 16 देखिए, रमा ने लेखक को किसकी शादी में न आने का कारण पूछा? तो रमा ने लेखक को सुरेश की शादी में न आने का कारण पूछा। ठीक है, कहानी से जो हमें अंदाज़ लग रहा है, पूरी कहानी में मैंने कहीं नहीं बताया कि सुरेश कौन है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सुरेश रमा का बेटा, रमा और वेंकटेश्वर राव का पुत्र रहा होगा। प्रश्न 17 लिखिए, सीमा ने एमए में कौन सा स्थान प्राप्त किया और उसे क्या मिला? तो इसका उत्तर है, सीमा ने एमए में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसे स्वर्ण पदक मिला। ठीक है बच्चों। प्रश्न 18 देखिए, सीमा आगे क्या करना चाहती है? इसका उत्तर है, सीमा आगे पीएचडी और डीलिट करना चाहती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन डिग्रियों के बारे में। पीएचडी क्या होती है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डीलिट क्या होती है? डॉक्टर ऑफ लेटर्स या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। और ये बहुत ही हाई डिग्री होती है, सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है डीलिट, है ना। पीएचडी के भी बाद होती है। चलिए प्रश्न 19 देखिए, रमा को किस बात का डर है? रमा को डर है कि सीमा रात रात भर जाग कर पढ़ती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक। प्रश्न 20 देखिए, रमा ने सीमा की तारीफ में क्या कहा? रमा ने कहा, सीमा रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है और कॉलेज में पढ़ाती भी है, यानी कि वो घर के सारे काम अच्छे से करती है। प्रश्न 21 देखिए, लेखक ने रमा को रसोइया न रखने के बारे में क्या कहा? तो लेखक ने कहा कि कमाने वाली बहू से काम लेना ठीक नहीं है, अरे लोग क्या सोचेंगे, है ना, ये कहा। प्रश्न 22 देखिए, रमा ने रसोइया न रखने का क्या कारण बताया? रमा ने कहा कि उसे अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है और काम भी क्या है, 4 जने हैं, हमारा भी तो समय कटना चाहिए और काम करने से तबीयत भी ठीक रहती है, अच्छी रहती है, ये उन्होंने जवाब दिया। तो फिर आगे देखिए प्रश्न 23, वेंकटेश्वर राव ने रमा के बारे में क्या बताया? अब जब रमा ने ऐसे बोला ना, तो वेंकटेश्वर राव ने क्या कहा? वेंकटेश्वर राव ने बताया कि रमा रसोइये के पीछे खर्च बेकार मानती है और उसने नौकरों को कोई ना कोई बहाना बनाकर भगा दिया, है ना। इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि वो चाहती थी कि उसकी बहू ही काम करती रहे, है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न 24 देखिए, रमा ने नौकर को हटाने का क्या कारण बताया? तो रमा ने कहा कि वेंकटेश्वर राव ने एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, इसलिए उसने हटा दिया। किसी दिन उन्होंने कहा होगा कि नौकर किसी काम का नहीं है, अच्छे से काम नहीं किया होगा, और इसलिए रमा ने फिर उसको नौकर को हटा ही दिया। प्रश्न 25 देखिए, वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू की तुलना किससे की? इसका उत्तर है, वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू की तुलना अपने भाई की मैट्रिक पास बहू से की, जिसे 50,000 रुपये दहेज मिला था और वह रानी की तरह बैठी रहती थी या बैठी रहती है ना। वो 50,000 रुपये दहेज लेकर बहू ले आए थे और वो रानी की तरह बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती घर का। प्रश्न 26 देखिए, लेखक और राव ने कॉलेज में पढ़ते समय क्या शपथ ली थी? इसका उत्तर है, लेखक और राव ने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि वे भूल कर भी दहेज नहीं लेंगे, है ना। शपथ मतलब दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चित किया था ये बात। फिर प्रश्न 27 देखिए, राव के पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठने पर क्या हुआ? जब उनके प्रश्न मतलब उनके पुत्र, आप देखिए यहाँ पर बात हमने पुत्र
कहा है ना कि उनका पुत्र था वो, तो उसके पुत्र का जब विवाह का समय आया तो क्या हुआ, तो राव ने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का कर लिया, है ना, क्योंकि राव दहेज के विरोधी थे तो उन्होंने अपने एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का कर लिया। प्रश्न 28 देखिए, रमा को कौन सा रिश्ता पसंद नहीं आया और क्यों? रमा को बिना दहेज वाला रिश्ता पसंद नहीं आया, है ना। क्यों का आंसर भी बच्चों इसी में है, क्योंकि वो बिना दहेज वाला रिश्ता था। ठीक है, रमा तो चाहती थी कि अच्छे से दहेज मिले। प्रश्न 29 देखिए, रमा किस बात से चिंतित थी? रमा इस बात से चिंतित थी कि सीमा के पिता बिना मांगे हजारों की दक्षिणा देंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ मांगा नहीं पहले, तो उन्होंने वो चिंतित हो गई कि हम तो मांग नहीं रहे, ऐसा नहीं कुछ दे ही नहीं हमें, और उसे तो दहेज चाहिए था। प्रश्न 30 लिखिए, सीमा के पिता के बारे में रमा को क्या पता चला? इसका उत्तर है, रमा को पता चला कि सीमा के पिता ईमानदार हैं और उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली है। जब उसे ये पता चला तो वो और भी परेशान हो गई, टेंशन में आ गई कि भाई इतने ईमानदार हैं तो उनके पास बहुत सारे पैसे पता नहीं होंगे भी कि नहीं, फिर तो वो दहेज देंगे कि नहीं देंगे, है ना, ये बात। प्रश्न 31 लिखिए, रमा ने राव पर, जो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी बच्चों, वेद गलत लग गया है, रमा ने राव पर किस बात का दबाव डाला? इसका उत्तर है, रमा ने वेंकटेश्वर राव पर सीमा के पिता से दहेज की बात पक्की करने का दबाव डाला। ठीक है। प्रश्न 32, वेंकटेश्वर राव ने सीमा के पिता से क्या कहा? तो राव ने सीमा के पिता से कहा कि वे दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें, है ना, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने दहेज की मांग की। ठीक है, देखिए बच्चों कितने सारे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं ना, आपके लिए टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं, है ना। तो आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगी, है ना। जब आपके लिए टीचर्स मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना तो करना ही चाहिए, है ना, वरना फिर हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फिर थोड़े दिन बाद मैं इसको बनाना ही बंद कर दूँगी कि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। अगर बच्चे पढ़ना चाहेंगे तभी तो टीचर पढ़ाएगा। ठीक है। प्रश्न 33 देखिए, राव ने घर लौटकर रमा को क्या सूचना दी? इसका उत्तर है, राव ने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी, ऐसा बोल दिया उन्होंने रमा को। प्रश्न 34 देखिए, रमा ने विवाह के दिन तक राव को किस बात के लिए तंग किया? तो इसका उत्तर है, रमा ने विवाह के दिन तक राव को तंग किया कि उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपयों का दहेज मिलने पर ही वे उनकी कन्या को ब्याहेंगे। ठीक है, यानी साफ साफ क्यों नहीं कह दिया दहेज की बात को, क्यों घुमा फिरा के कहा, साफ साफ बोलते, ऐसा उन्होंने कहा। प्रश्न 35 देखिए, रमा ने किस बर्तन का ढक्कन खोला और उसमें क्या था? इसका उत्तर है, रमा ने विवाह में मिले चांदी के बड़े बर्तन का ढक्कन खोला, वह नोटों के बंडलों से भरा हुआ था। ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न 36 देखिए, रमा ने ज़मीन पर कितने रुपए उड़ेल दिए? तो रमा ने ज़मीन पर कुल मिलाकर 60,116 रुपये उड़ेल दिए, यानी कि ये टोटल जो रुपए थे वो उस चांदी के बड़े बर्तन में भरे हुए थे, 60,116 रुपये। ठीक है। प्रश्न 37 देखिए, रमा किसकी उदारता की प्रशंसा कर रही थी? रमा, अब जब रुपए मिल गए ना उसके बाद रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा कर रही थी। प्रश्न 38 लिखिए, लेखक को नोटों के जाली होने का डर क्यों लगा? क्योंकि वे सारे नोट बिल्कुल नए थे, है ना बच्चा। अब देखिए अगला प्रश्न 39, रमा रुपयों के बंडलों को कहाँ सजाने लगी? इसका उत्तर है, रमा रुपयों के बंडलों को एक बक्से में सजाने लगी। ठीक है। प्रश्न थोड़े ज़्यादा बच्चों, घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना उसी कहानी के अंदर है सारे। अगर आपने 2 बार, मैं आपको फिर बोल रही हूँ बच्चों, ये आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है उसको 2-2 बार सुन लेना, दोनों पार्ट्स को, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद ही याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको लग रहा है तो नहीं सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको समझना, आप 8th क्लास में हैं, आपको लेसन को समझना है। ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको खुद ही सारे आंसर्स आ जाएंगे। प्रश्न 40 देखिए, लेखक ने बर्तन में हाथ डाला तो क्या मिला? लेखक ने बर्तन में हाथ डाला तो उन्हें चांदी का जूता मिला, और यही हमारी कहानी का टाइटल भी है ना बच्चों, चांदी का जूता। प्रश्न 41 देखिए, लेखक ने चांदी के जूते के बारे में क्या कहा? तो लेखक ने कहा कि उनके समधी ने, समधी किसे कहते हैं बच्चों?
जो उनके उनकी बहू के जो पिता होते हैं ना, या बहू के या दामाद के जो पिता होते हैं, उन्हें समधी कहा जाता है। तो लेखक ने कहा कि उनके समधी ने वह जूता उनके सिर पर नहीं दिल पर मारा था, है ना। ऐसा उनको लगा, उनको फील हुआ, क्योंकि उन्होंने दहेज मांगा था, तो वो उनके मतलब मनी मन वो लज्जित महसूस पहले से ही कर रहे थे। और जब वो चांदी का जूता उनको तोहफे में मिल गया तो उनको समझ में आ गया कि उन्होंने, जैसे मैंने इनडायरेक्टली उनसे दहेज मांगा था, उसी तरह उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे जूता मार दिया, यानी मेरे को अपमानित कर दिया। प्रश्न 42 देखिए, बाल शौरी रेड्डी, देखो ये लेखक है ना इस कहानी के, बाल शौरी रेड्डी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर है बाल शौरी रेड्डी जी का जन्म 1 जुलाई 1928 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, बाल शौरी रेड्डी जी को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न मैंने कहा बना देती हूँ, हो सकता है आपकी मैम दे दे, आप मैम से अपनी पूछ लेना कि इस तरह के प्रश्न देंगी कि नहीं देंगी, तब आप याद करना, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। बाल शौरी रेड्डी जी को राजर्षि पुरुषोत्तम दास पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आपके मैंने 43 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हैं बच्चों। लेसन को एक बार फिर बता दूं, अच्छे से पढ़ लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको बिना पढ़े याद हो जाएंगे, है ना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए फटाफट से, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस जो मैं पढ़ा रही हूँ आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। बेल आइकन ध्यान से दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपको सारे नोट्स अच्छी तरीके से तैयार मिल जाएं और आप बन जाएं हिंदी के टॉपर्स। और आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोई विषय आपको समझना है, कोई टॉपिक समझना है तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से वो ज़रूर समझा दूँगी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्या करते हैं, यहीं पर बात ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बच्चों जय भारत, जय हिंद।